हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपकी नीट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका एग्जाम भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। आपकी तैयारी अंतिम पड़ाव में है और इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम यानी कि आकाश इंस्टीट्यूट समय समय पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे इन ही वीडियो की सीरीज में आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास और इंपॉर्टेंट है। इसके टाइटल से आपको मालूम चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें। ये क्वेश्चन नीट 2024 का है, यानी कि पिछले ही साल का। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं और यहां पर कुछ साइंटिस्ट द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के बारे में है। इसके साथ ही ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट 2024 का ही एक क्वेश्चन है जहां पर अगेन 4 साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ लिस्ट में उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में दे रखा है। ये तो है नीट 2024 की बात, लेकिन नीट 2024 ही नहीं, इसके आगे देखिए। यह है नीट 2023 कोड F1 पेपर, जहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी कंट्रीब्यूशन के बारे में है और यहां पर भी ऑप्शन में 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। और अगेन इसी पेपर में आया हुआ एक और क्वेश्चन है जहां पर वापस से साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो साइंटिस्ट और उनके नाम हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि कम से कम एक और हो सकता है 2 क्वेश्चंस इस बार भी आपके नीट के एग्जाम में आए। तो हम चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आपके आए वो आप बहुत श्योर तरीके से, बहुत ही पक्का करके इनको जाएं और बिल्कुल भी इनको ना छोड़ें। तो आइए बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में आगे। तो यहां पर हमने हमारे आगे आने वाले स्लाइड्स को इस तरह से बांटा है। हमने पहले यूनिट, जहां आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में यूनिट के शुरू होने के साथ में साइंटिस्ट के फोटोग्राफ के साथ कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में दे रखा है। तो हमने पहले वहां यूनिट के साथ उन्हीं साइंटिस्ट के नाम और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें यहां पर बताया है। इसके बाद हमने उस यूनिट के अंदर आने वाले चैप्टर्स जिनमें साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको बताया है। हमने उन चैप्टर्स को छोड़ दिया है जहां पर साइंटिस्ट या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। पहला जो यूनिट है यह है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यहां पर आप देख रहे हैं साइंटिस्ट जो है, जो फोटोग्राफ के साथ दे रखे हैं, उनका नाम था क्या, अर्नेस्ट मेयर। यहां स्लाइड में हमने फोटोग्राफ ऐड नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी में इनका फोटोग्राफ भी है। तो इनके क्या कंट्रीब्यूशन है देखिए। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। यस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को बताया, साथ ही साथ इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को भी बताया है। तो ये हमारे पहले साइंटिस्ट हैं यूनिट 1 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसके बाद जो चैप्टर 1 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि जो लिविंग वर्ड था वो हट चुका है सिलेबस में से, तो यही पहला चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है एरिस्टोटल का नाम, जिन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में जो है डिवाइड किया। इसके अलावा एनिमल्स को इन्होंने रेड ब्लडेड एंड विदाउट रेड ब्लडेड 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। दूसरे साइंटिस्ट हैं कार्ल लिनियस, जिन्हें आप कैरोलस लिनियस भी कहते हैं। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये 2 किंगडम प्लांट और एनिमल्स थे। तीसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। इसी चैप्टर में अगले साइंटिस्ट हैं दिमित्री एवानस्की, इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया है और साथ ही साथ इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको करते हैं। सो बेसिकली इन्होंने ही वायरस को डिस्कवर किया है, ये एनसीईआरटी में इसी तरह से दे रखा है। उसके बाद बिजेरिनेक है, यस, इन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया और इस एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट्स में डाल के उन्हें इन्फेक्ट किया। इन्होंने वायरस को एक नए तरह का पैथोजन बताया और साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस एक फ्रेज कॉन्टाजियम वायवम फ्लूइड, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये कहा। इसके बाद आते हैं स्टैनली। स्टैनली ने यहां पर वायरसेस को जो है क्रिस्टलाइज किया और ये भी बताया कि क्रिस्टल्स प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके बाद है डायनीर, जिन्होंने वायरॉइड को डिस्कवर किया है और साथ ही साथ ये बताया कि ये जो वायरॉइड है ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। इसके बाद है चैप्टर 2, जहां पर आप देख रहे हैं अगेन कार्ल लिनियस, जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का। उसके बाद है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। अब आते हैं हम अपनी यूनिट 2 पर, जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां पर भी एक साइंटिस्ट फोटोग्राफ के साथ दे रखे हैं। ये साइंटिस्ट हैं कैथरीन इसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने
अपना जो ज्यादातर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है प्लांट एनाटॉमी एंड फ्लोएम टिश्यू को लेकर। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है भाई, स्प्रेड ऑफ कर्ली टॉप वायरस थ्रू फ्लोएम, इन्होंने यहां पर इसको डिस्कवर किया। साथ ही साथ इन्होंने प्लांट एनाटॉमी एंड द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जैसे बुक्स को लिखा है। इसी यूनिट के बाद तीसरी जो यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और यहां पर हम देख रहे हैं, सॉरी ये यस यहां पर दे रखा है इस यूनिट के अंदर रामचंद्रन जी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन पहले भी एक बार किसी दूसरे एग्जाम में, नीट में नहीं किसी दूसरे एग्जाम में बन चुका था कि रामचंद्रन प्लॉट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आप याद रखेंगे रामचंद्रन जो है, इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट दिया है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग और उनके स्ट्रक्चर को लेकर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स जो है फाउंड किया। इसके अलावा यहां पर हम देख रहे हैं क्या, कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो भी इन्होंने यहां पर डिस्कवर किया। अब जो चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां से हम कुछ साइंटिस्ट को देख लेते हैं। तो पहले साइंटिस्ट है, बहुत ही कॉमन है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया। एक लिविंग सेल को लेकर जब भी बात आती है तो आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम याद रखें। परकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया है। इसके अलावा स्लीडिन जो है, इन्होंने सभी प्लांट के लिए बताया कि सभी प्लांट सेल से बने हुए हैं। स्वान ने जो है बताया कि एनिमल्स जो है वो भी सेल से बने हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इन्होंने बताया कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। बाद में जाके स्लीडेन और स्वान ने, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी जो है दी। इसके बाद नाम आता है रुडोल्फ विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो जो है, उन्होंने पहली बार बताया कि एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। इनका भी एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसे फिर मॉडर्न सेल थ्योरी कहने लग गए। इसके बाद आता है सिंगर एंड निकोलसन का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रपोज किया है। इसके बाद कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। इसके बाद जॉर्ज पैलेड, जिन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 की, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। और इस प्लांट फिजियोलॉजी की शुरुआत में विद फोटोग्राफ दे रखा है मेल्विन कैल्विन को। यहां पर मेल्विन कैल्विन की बात करें तो यहां पर इन्होंने कैल्विन साइकिल को डिस्कवर किया है। और ये कैल्विन साइकिल जो है ये कार्बन फिक्सेशन का एक पाथवे है, एक साइकिल है। यस, इसके बाद इन्होंने ये बताया कि किस तरह से प्लांट केमिकल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और बाद में इनको 1961 में जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस में आने वाले और साइंटिस्ट के बारे में। तो पहला जो नाम है यहाँ पर वो है जोसेफ प्रीस्टले का। देखिए ये बहुत ही फेमस एक एक्सपेरिमेंट है जिसे बेल्जर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इन्होंने बेल्जर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ही ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया 1774 में। उसके बाद आता है इंगेनहाउस का नाम, जिन्होंने प्रीस्टले वाले एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया डार्कनेस में और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और बताया कि सनलाइट जो है वो एसेंशियल है। प्लांट अगर एयर को प्यूरिफाई करते हैं तो वो केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के वही क्या करते हैं, O2 जो है रिलीज करते हैं। इसके बाद नाम आता है जूलियस वॉन सैच का। इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस में बनाया जाता है और यूजुअली वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल जो है ये स्पेशल बॉडीज के अंदर लोकेटेड है। यस, हालांकि इन्होंने इसको क्लोरोफिल नहीं ग्रीन मटेरियल कहा। यस, बाद में मालूम चला कि क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहे थे। और साथ ही साथ स्पेशल बॉडीज जिन्हें अभी हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी बात करी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है वहां पर जो है ग्लूकोज बनाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम अगले साइंटिस्ट पे, जिनका नाम है एंगलमैन। यस, इन्होंने सबसे पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। ओके, उसके बाद है कॉर्नेलियस वैन नील, जिन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जहां पर हाइड्रोजन जो है वो CO2 को रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। और साथ ही साथ यहां पर हम देखते हैं क्या, उन्होंने ये भी बताया कि जो O2 है वो O2 जो है वो H2O से बाहर निकलती है, वो CO2 से नहीं आती है। इसके बाद आता है जब हैच और स्लैक का नाम, तो हम C4 को जानते हैं। हैच एंड स्लैक वो है जिन्होंने C4 पाथवे दिया, इसीलिए हम इसे हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। और इसके बाद नाम है ब्लैकमैन का, जिन्होंने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया है। अब आते हैं हम अगले चैप्टर में, जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर हम यहां बात करें तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस को आप EMP पाथवे भी कहते हैं। और इसे EMP कहने के पीछे जो रीजन है वो है ये, साइंटिस्ट जो है एम्बडेन,
मेयरहोफ एंड पार्नस, इन तीनों ने ही मिलकर ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसको प्रपोज किया। साथ ही साथ जो दूसरा नाम है वो है हैंस क्रैब, जिन्होंने टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल दी है। इसके बाद आता है हमारा अगला चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पर हम देखें तो कई सारे साइंटिस्ट के नाम है और ये सब साइंटिस्ट रिलेटेड हैं फॉर डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए। तो पहला नाम है यहाँ पर चार्ल्स डार्विन एंड उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन का, जिन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करती है, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है। यस, इसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट जो है उन्होंने फोटोट्रॉपिज्म को लेकर ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए यहाँ पर ओट सीडलिंग की कॉलिप्टाइल टिप को लेकर, और वहां उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। इसके बाद नाम आता है कुरोसावा का। कुरोसावा का नाम आप जानते हैं जिब्रेलिक एसिड के लेकर आता है, क्योंकि यहां पर हमने देखा एक डिजीज है जिसका नाम होता है फूलिश सीडलिंग डिजीज या बेकेन डिजीज। ये जिब्रेला फुजीक्रोई नाम के पैथोजन की वजह से होता है, एक फंजाई है, और यहां से बाद में एक एक्टिव सबस्ट्रेट जो है या सब्सटेंस आइसोलेट किया और आइडेंटिफाई किया एज ए जिब्रेलिक एसिड। उसके बाद आता है अगला नाम स्कूक का एंड मिलर का, जिन्होंने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया है। यस, यहाँ पर एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको प्लांट से कैलस कल्चर करवाने की कोशिश की गई थी, और पाया गया कि केवल ऑक्सीजन को देने से ये कैलस जो है कल्चर नहीं होता है, और बाद में कुछ दूसरे सब्सटेंसेस जो है इसके साथ डाले गए, और तब देखा या पाया गया कि जो कैलस है वो प्रोलिफरेट हो जाता है। बाद में यहाँ से इस मटेरियल को आइसोलेट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और उसे नाम दिया गया क्या, काइनेडिन। इसके बाद में नाम है H.H. काउजिन्स का, जहां पर उन्होंने पाया कि राइपेंड ऑरेंजेस के साथ जब अनराइपेंड बनानास को रखा जाता है तो फिर वो भी राइपन हो जाते हैं, उनके अंदर राइपनिंग प्रोसेस तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। बाद में इस गैसियस सब्सटेंस या हाइड्रोकार्बन को एथिलीन की तरह जो है यहां पर देखा गया। इसके बाद अगली यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां पर इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में अल्फोंसो कॉर्टाई नाम के साइंटिस्ट का फोटोग्राफ के साथ में इंट्रोडक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है। याद रखेंगे ये जो साइंटिस्ट हैं ये रेप्टाइल्स के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी, इसके अलावा मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की स्टडी के लिए काफी फेमस है। हमारे कान के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी इन्होंने ही डिस्कवर किया है। ओके, तो ये तो हुए 11th क्लास के सभी यूनिट और चैप्टर्स के बारे में जहां पर साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और उनके कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं। अब हम शुरू करते हैं क्लास 12th, जहां पर यूनिट नंबर 6 है रिप्रोडक्शन, और पहला ही जो इंट्रोडक्टरी यहां पर साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है वो है पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी का जो कंट्रीब्यूशन है ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम देखें तो टिश्यू कल्चर और आर्टिफिशियल एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक को इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की शुरुआत करी, और साथ ही साथ इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में भी काम किया है। इसके बाद की जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला जो साइंटिस्ट का नाम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेगर मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने पाइसम सटाइवम जो गार्डन पी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और यही है रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हालांकि इसके बारे में कुछ बुक्स में कुछ और चीजें भी और इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। कहा जाता है कि मेंडल ने जो है लॉज नहीं दिए हैं, लेकिन हमें अभी यही याद रखना है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से। यस, ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड शेमार्क ने यहां पर इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किए मेंडल के रिजल्ट्स को और शेप दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल चीजें क्लियर रखनी है। यस, अगला यहां पर है वॉल्टर सटन एंड थियोडोर वोबेरी, जहां पर इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है उनका जो बिहेवियर है वो जीन के जैसा बिहेवियर है, राइट। इसके बाद पुनेट का नाम आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पुनेट स्क्वायर डेवलप किया है जो कि एक टूल है जिससे कि हम ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप या फिनोटाइप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखें तो कुछ और साइंटिस्ट के नाम में थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया है बाय यूजिंग फ्रूट फ्लाइज, जिसे आप ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जैसे टर्म भी कॉइन किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर ही सेक्स लिंकेज यानी कि सेक्स लिंक जीन्स के बारे में स्टडी की और उसके बारे में बताया। इसके बाद अगला जो नाम है अल्फ्रेड स्ट्रेटवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इन्होंने जीन मैपिंग की। यस, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन के बारे में बताया और उसे जीन मैपिंग कहा और जीन मैपिंग के बारे में बताया। यस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, अगर आपको याद हो तो, यस 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। हम अभी देख लेंगे उसको।
उसके बाद नाम आता है हैंकिंग का। इन्होंने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया, इसलिए इसको एक्स बॉडी भी कह रहे हैं, अपन एक्स बॉडी के नाम से जानते हैं। इसके बाद लैंगडॉन डाउन का नाम आता है, जो कि डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है। 2023 में ही एक क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में यहां पर इसके बारे में भी जिक्र था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2023 में ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन उसके ऑप्शंस जो थे वो स्टेटमेंट वाइज थे, और उस स्टेटमेंट में ये दे रखा था। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें पहला जो नाम है वो है फ्रेडरिक मीस्टर का, जिन्होंने सबसे पहली बार डीएनए को आइडेंटिफाई किया और नाम दिया न्यूक्लियन। अगले जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, और साथ ही साथ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो भी इन्होंने प्रपोज किया। अगले नाम आते हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के। ये दोनों नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके डीएनए के लिए एक डेटा तैयार किया, और उस डेटा को यूज करके ही वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया है। और उसके बाद नाम आता है एरविन चारगाफ का। आपने चारगाफ्स रूल या चारगाफ्स लॉ के नाम से इनको कभी ना कभी सुना होगा। इन्होंने बताया कि जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन रहता है, और जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन रहता है। तो अगर आप इनके रेशियो की बात करते हैं तो वो इक्वल आता है। अगला जो नाम है वो है फ्रांसिस क्रिक का अगेन, जिन्होंने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया। बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो के बारे में है, किस तरह से डीएनए से एमआरएनए या आरएनए, और आरएनए के बाद प्रोटीन्स बनते हैं, यस, और डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। और इसके अलावा कुछ वायरसेस के अंदर हमने देखा है आरएनए वापस से डीएनए बनाता है बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है, यस, अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, आपको मालूम है टीआरएनए है, ये अमाइनो एसिड से लिंक रहता है और रीड करता है एमआरएनए पे दी हुई इंफॉर्मेशन को। अगला नाम है ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट किया और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी दिया, और इन्होंने जो बैक्टीरिया इसके लिए लिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, यस। इसके बाद एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकर्टी का नाम आता है, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने दिया था उसका एक्सपेरिमेंट मतलब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया है, यस। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ये भी डिटरमाइन किया। अगले नाम आते हैं हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज जो है, यहां पर इन्होंने ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अगले नाम है मेजल्सन एंड स्टॉल, इनके नाम भी आते हैं, यस, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव अप्रोच के बारे में बताया। और साथ ही साथ टेलर का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो प्लांट है विसिया फावा, इसके ऊपर रेडियो एक्टिव थायमिडिन को यूज करते हुए यहाँ पर सेम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इसे वापस से ऑथेंटिकेट किया, यस। इसके अलावा और नाम है जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो जो एक फिजिसिस्ट है, और इन्होंने सबसे पहली बार ही बताया कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए स्पेसिफिक कोडॉन्स होते हैं, जिन्हें आप जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बताया कि कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट रहता है। इन्होंने टोटल 64 कोडॉन्स के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद नाम आते हैं हरगोबिंद खुराना का, जिन्होंने यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए, और आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स है ये बनाए, और साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिफिशियल आरएनए बनाकर इन्होंने कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करता है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी दी। इसके लिए इन्होंने जो एंजाइम यूज किया है वो दूसरे साइंटिस्ट सेवेरो ओकोआ है, जिन्होंने एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज को जो है डिस्कवर किया, यस। और इन्हीं इस एंजाइम की हेल्प से ही आर्टिफिशियल आरएनए जो है सिंथेसाइज किए थे इन्होंने। इसके बाद आता है मार्शल नीरेनबर्ग का नाम, जो कि इनसे ही रिलेटेड है। इन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया है, यस। इसके बाद नाम आता है जैकब का एंड मोनाट का, यस। इन्होंने लैकोपेरोन के बारे में बताया है। इसके बाद फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने सेंगर टेक्निक डेवलप करी है फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, और डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए, अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए भी इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है। और उसके बाद नाम आता है एलेक्स जेफरी का, जिनको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जानते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है इवोल्यूशन। यहाँ पर भी कुछ साइंटिस्ट के नाम है। पहला नाम आता है लुइस पास्चर का। लुइस पास्चर जो है, इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया, यस। इसके बाद आता है ओपेरन एंड हाल्टन का नाम, जिन्होंने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दी है। नेक्स्ट है एस.एल. मिलर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया केमिकल इवोल्यूशन, यस, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अगला नाम है अर्नेस्ट हैकेल का, जिन्होंने इवोल्यूशन के एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस दिए हैं। उसके बाद नाम आता है कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर का, जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को रिजेक्ट किया। और बाद में नाम आता है लेमार्क का, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि लेमार्किज्म जो है वो प्रपोज किया है। इसके बाद नाम है चार्ल्स डार्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है, जिसे आप डार्विनिज्म भी कहते हैं। अगला नाम है अल्फ्रेड वेलेस का, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन जो है इसके बारे में बताया। अगला नाम है थॉमस माल्थस का, जिन्होंने
पॉपुलेशंस के ऊपर स्टडी करी है और साथ ही साथ ये डार्विन से इन्फ्लुएंस भी रहे हैं। यस, डार्विनिज्म को भी इसने इन्फ्लुएंस किया। अगला नाम है ह्यूबर्ट डी विरीज का, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है। और इसके बाद नाम है हार्डी एंड वीनबर्ग का, जिन्होंने यहाँ पर हार्डी एंड वीनबर्ग प्रिंसिपल दिया अबाउट द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगला जो यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। पहला नाम जो यहाँ पर है एमएस स्वामीनाथन का है। इन्होंने हाई यील्डिंग राइस वेराइटीज, एग्जाम्पल के लिए जो बासमती है, वो यहाँ पर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से डेवलप करी है। यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये की फिगर की तरह है इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन में। और इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया और हाई यील्डिंग वाले व्हीट को डेवलप किया। साथ ही साथ ये फाउंडर हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम के, जो कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है और उसको सिक्योर करता है। अगला नाम है नॉर्मन बोरलॉग का। इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट जो है यहाँ पर डेवलप की है। नेक्स्ट जो यहाँ पर चैप्टर है वो है चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके अंदर दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला है हिपोक्रेट्स, जिन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को प्रपोज किया, और दूसरा नाम है यहाँ पे विलियम हार्वेगा, जिन्होंने इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया है। ओके, ये उस चैप्टर के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में दे रखे हैं। अगला जो चैप्टर है वो है हमारे पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां पर एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट नाम है, आप सब जानते हैं इनको पहले से ही। इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसे आप पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं, उसको डिस्कवर किया इन पेनिसिलियम नोटेटम। इसी एंटीबायोटिक का जो फुल पोटेंशियल है वो अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे नाम के साइंटिस्ट ने जो है बताया। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टैब्लिश द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, यस, एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। ओके, और बाद में फ्लेमिंग को और इन दोनों साइंटिस्ट को, तीनों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया इन 1945। अगला जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। चैप्टर है चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इसके अंदर हार्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहन के नाम दे रखे हैं। याद रखेंगे, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रोल को डिस्कवर किया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि इनका रोल डीएनए की कटिंग में किस तरह से ये स्टिकी एंड्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से प्रिसाइज रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, इसके बारे में बताया। इन्होंने साथ ही साथ डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर इसको डेवलप किया और इसके अंदर काफी काम किए। साथ ही साथ स्प्लाइसिंग एंड इंसर्टिंग डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अगला जो यूनिट है वो है यूनिट इकोलॉजी का, और पहला नाम जो दे रखा है इंट्रोडक्शन में, यूनिट के इंट्रोडक्शन में फोटोग्राफ के साथ, वो है रामदेव मिश्रा। यस, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है इंडिया में। साथ ही साथ ये ट्रॉपिकल इकोलॉजी, प्लांट सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर रिसर्च में सबसे अग्रणी रहे, सबसे आगे रहे। ये BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर इन्होंने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी जो है शुरू करवाया। अगला जो है यहाँ पर चैप्टर 11 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस इकोलॉजी यूनिट का जो पहला चैप्टर दे रखा है, वहां पर नाम दे रखा है कॉर्नेल का। कॉर्नेल ने जो है यहाँ पर ये एक पूरी केस स्टडी को लेकर चीजों को समझाने के लिए दे रखा है। कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है, जहां पर बार्नेकल स्पीसीज है, बैरोनिस एंड कैथामेलिस, इन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और यहाँ पर कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जानते हैं। अगला जो है वो गॉस का नाम है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है। इसके बाद जो है मैक आर्थर का नाम है, जिन्होंने यहाँ पे बार्बलेट्स जो है, जो बर्ड स्पीसीज हैं, उनके बीच हमने कंपटीशन और को एग्जिस्टेंस और बिहेवियरल डिफरेंसेस को बताने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर इकोसिस्टम, और वहाँ पर रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा का नाम दे रखा है, जहाँ पर इन्होंने नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर प्राइस टैग जो है पुट किया और बताया कि किस तरह से इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम है। पहला इनमें से एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया है। दूसरा है रॉबर्ट मैक, जिन्होंने बताया कि जो ग्लोबल एस्टिमेशन है स्पीसीज का या स्पीसीज डाइवर्सिटी का ऑन अर्थ, ये अकॉर्डिंग इनके कितना है, अबाउट 7 मिलियन है। अगला नाम है अलेक्जेंडर वॉन हलमंड। इन्होंने यहाँ पर स्टडी किया साउथ अमेरिकन जंगल्स को और बताया स्पीसीज रिचनेस के बारे में। इन्होंने बताया कि जब आप एक्सप्लोर्ड एरिया को बढ़ाते हैं तो जो स्पीसीज की रिचनेस है वो बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो और नहीं बढ़ती है। इस तरह के यहाँ पर इनके कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे। उसके बाद नाम आता है डेविड टिलमैन का। यहाँ पर इन्होंने देखा कि अगर आप टोटल बायोमास को लेकर यहाँ पर ईयर टू ईयर देखते हैं तो यहाँ पर स्पीसीज के साथ ही काफ़ी वेरिएशन दिखाते हैं। अगला जो है वो पॉल एनरिच का नाम है, जिन्होंने रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस दी है। तो इस तरह से आपने देखा ये कई सारे हमने चैप्टर्स देखे, एंटायर पूरे के पूरे हमने 11th और 12th जूलॉजी प्लस बॉटनी सभी चैप्टर्स को देखा। और अब मैं लौट कर आता हूँ वापस से उन्हीं क्वेश्चंस पर जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछे थे। और अब क्योंकि हमने सारे साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर देख लिए हैं,
हम समझ चुके हैं कि सारे साइंटिस्ट के नाम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके कंट्रीब्यूशन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन कंट्रीब्यूशन को लेकर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है यहाँ पर क्वेश्चन, अगेन यही पिछले साल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, रॉबर्ट में, अलेक्जेंडर वॉल हर्मल्ट, पॉल एनरिच एंड डेविड टिलमैन, यानी कि ये इकोलॉजी वाली यूनिट से दिया जा रहा है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं अपन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन एंड रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो अपन से आराम से अपन मैच कर सकते हैं। जैसे कि अपन रॉबर्ट में की बात करें तो इन्होंने बताया ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है भाई, अबाउट 7 मिलियन, तो ए में 3 आ जाएगा, राइट। अगर हम बी की बात करें, अलेक्जेंडर वॉन हेल्मल्ट, तो इन्होंने बताया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को, तो बी में 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर अपन सी की बात करें, पॉल एनरिच, तो यहाँ पर रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस है। और डी की बात करें, डेविड टिलमैन, तो यहाँ पर आएगा लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है जहां पर एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के नाम और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड, हरगोबिंद खुराना एंड मेजल्सन स्टॉल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का लेना देना किससे भाई, यहाँ पर अपन देखें जेनेटिक कोड नो, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन, यस ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन, ए में आएगा 3। दूसरा है जैकब एंड मोनार्ड, जैकब मोनार्ड का लेना देना है लैक ओपेरॉन, हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड एंड मेजल्सन स्टोन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, इसमें भी आएगा सेकंड। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome. So basically ये gene mapping को लेकर है, was used for the first time by, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, अल्फ्रेड स्ट्रेटमेंट, इसका सेकंड आंसर आएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, unequivocal proof that DNA is the genetic material was the first proposed by, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। तो इस तरह से बेटा हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को देखा और आप अब तक समझ ही चुके होंगे, हर साल 2 क्वेश्चन या उससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम और उनकी कंट्रीब्यूशन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें रिवाइज करते रहें, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इसी तरह से आने वाले दूसरे और वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है बेटा। मेरा नाम था पीयूष शर्मा, आप जुड़े हुए थे आकाश इंस्टीट्यूट के साथ, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।